स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। उदयराज जी के इस जन्मशती वर्ष में हम उनकी अमूल्य साहित्यिक धरोहर आप तक लेकर आ रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। आज सुनिए संस्मरण बेनीपुरी जी विदेश में। एक विचित्र बात देखी आपने क्या? वाह, आपकी दृष्टि भी कैसी है, आपके जैसी पैनी नहीं। यहां एक भी बदसूरत औरत देखने को न मिली और प्रायः कमसिन लड़कियों को अधवयस्क पुरुषों की बगल में देखता हूं। यूं ही अधवयस्क औरतें कमसिन लड़कों की बगलगीर किए रहती हैं। एक अजीब रुचि है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मेरे दिमाग में भी कुछ ऐसी ही बातें उठ रही हैं। इतना कहकर मैं बेनीपुरी जी की ओर देखकर हंस पड़ा और बेनीपुरी जी, उनका वही चिर परिचित ठहाका। शॉन्ज़-एलिज़े का वो शानदार रेस्टोरेंट क्षण भर को गूंज उठा। सभी लोग हमारी ओर देखने लगे। हम संभल गए। ऐसे कश्मकश वातावरण में बेनीपुरी जी के होंठ एक अजब अदा से थिरक उठते हैं और काले मोटे चश्मे के फ्रेम में उनकी दो कौतूहल भरी आंखें और भी चमकती और सहमती रहती हैं। फिर मैंने धीरे से कहा, मैं आज आपका लोहा मान गया। आपकी दृष्टि सचमुच बड़ी पैनी है। जी प्यारे भाइयों, बेनीपुरी जी इस बार ठहाका ना लगाकर मेरे घुटनों को हिलाकर सिगरेट का कश लेने लगे। विश्व प्रसिद्ध शॉन्ज़-एलिज़े का वो पथ दोपहर होते होते अपनी जवानी पर पहुंच चुका है। उस विशाल जनपथ पर संसार भर की मोटरों की कतारें टिड्डी की तरह उमड़ती चली जाती हैं और फुटपाथ की बगल में कैनोपी के नीचे रंग बिरंगे रेस्टोरेंट रंग बिरंगे नर नारियों से भरते रहते हैं। लोग खाते कम हैं मगर रेड वाइन ज़्यादा पीते हैं और उससे भी ज़्यादा वहाँ की चहल पहल, हसीन सूरतें और खुशनुमा दृश्य देखने को बैठे रहते हैं। बताइए, रेड वाइन के साथ क्या खाइएगा? आज काफ़ी चहल पहल हो चुकी और भूख भी कस के लगी है। यहाँ का मेन्यू कार्ड समझना मेरे बूते की बात नहीं। पटना छोड़ते समय मैंने 2-4 फ्रेंच शब्द अवश्य रट लिए थे, मगर यहाँ उससे कुछ लाभ नहीं दिखता। हर बार खाने में कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। इसलिए इस बार मैंने सोचा है कि मेन्यू कार्ड में जिस आइटम के पहले सबसे ज्यादा फ्रैंक्स लिखे हों, आज उसी को मंगा लें। सबसे कीमती खाना जरूर लजीज होगा। इतना कहकर बेनीपुरी जी कुछ परेशान नजर आने लगे। ठीक है, मेन्यू कार्ड मंगाया जाए और उसमें सबसे ज्यादा फ्रैंक्स वाले आइटम चुनकर टिक लगा दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया और जब हमारी क्षुधा उफान पर थी, तब सुंदर तश्तरियों में बड़े करीने से सजाकर वो डिश मेज पर लाकर रखी गई तो हमारी भूख हिरन हो गई और अपने को लाख संभालते संभालते भी हम अपनी कुर्सी से उठ गए। राम राम, ये क्या? मैंने उस डिश को उसके खास चम्मच से उठकेरते हुए कहा। राम राम न कहिए बबुआ जी, ये घोंघा है, घोंघा। हम दोनों पेरिस में घोंघा वसंत बन गए। लीजिए, सब पैसे बर्बाद हो गए। फ्रैंक्स की जितनी ही कमी थी, उतने ही फ्रैंक हम बर्बाद कर रहे हैं। बेनीपुरी जी ने कुर्सी छोड़कर बाहर जाते हुए कहा। हमें बाहर निकलते देखकर रेस्टोरेंट की वही हसीन छोकरी दौड़ी हुई चली आई और बड़ी अजीजी से फ्रेंच में कुछ कहने लगी। हम उसकी भाषा समझने से रहे। वो निरुत्तर, हम परेशान। 2-4 रेस्टोरेंट के बैरे भी हमारे इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि बगल की मेज से एक अंग्रेजीदां औरत हमारी सहायता को उठकर चली आई और उसकी बातों से यही पता चला कि ये डिश उनकी डेलिकेसी है और यदि हमें पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, फिर बैठिए, दूसरी डिश मंगाइए।
वो डिश चुनने में सहायता करेंगी, मगर इस डिश के पैसे तो देने ही पड़ेंगे। परदेस का मामला ठहरा, फिर भूख भी दून पर थी, इसलिए झक मारकर हम वहीं बैठ गए। और इस बार बेनीपुरी जी की सबसे प्यारी डिश मछली मंगाई गई। मछली देखकर बेनीपुरी जी ललक पड़े, मगर फिर देखते ही देखते उनका जोश पस्त होने लगा और मैंने झट रोका। क्या महाराज, ये डिश भी फेंकी जाएगी क्या? नहीं नहीं बबुआ जी, इसे तो खाऊंगा ही, मगर मछली पर बिना नींबू गारे हुए कोई मजा नहीं, यूं ही फीका फीका। बेनीपुरी जी ने मुंह बिचका दिया। लीजिए ये दूसरी आफत, अब नींबू का फ्रेंच नाम पता लगाया जाए। मगर बगल में ही देखा कि एक सज्जन नींबू डालकर कोई रंगीन शराब पी रहे हैं। मैंने झट वेटर की ओर इशारा किया और वो इशारा समझकर 2 फांक नींबू मेज पर रख गया। बेनीपुरी जी तो उछल गए और नींबू गार कर मछली पर हाथ साफ करने लगे। वो अक्सर कहते थे कि मिथिला में लोग बिना नींबू के मछली नहीं खाते। हमारे जैसे भोजपुरिया को सिर्फ मछली खाते देख वो ताज्जुब करते। बेनीपुरी जी ने जो शंका उठाई थी अधवयस्क नारी और कमसिन छोकरे की, उसका समाधान मुझे भारत लौटने पर अपने मामा से मिला, जो लंदन और पेरिस में 14 बरस रह चुके थे। पेरिस में पुरुष वेश्या की भी प्रथा प्रचलित है। बेनीपुरी जी साथ में ना रहते तो मैं लंदन और यूरोप के प्रमुख शहरों के सांस्कृतिक केंद्रों को इतना विस्तार पूर्वक नहीं देख पाता। वहां के कला केंद्रों को देखने के लिए उनमें इतना जोश था कि उसका अंदाजा मैं कभी न लगा सका था। पेरिस में हर रात वो बड़ी देर तक जागकर सैलानियों के लिए छपी गाइड पुस्तिका पढ़ते रहते और भोर में जब मुझसे मिलते तो कहते, लीजिए आज का प्रोग्राम ये रहा, जल्द नाश्ता कर लें, उसके बाद निकल चलिए। दिन में खाना कहीं बाहर ही खा लेंगे और संध्या समय चाय पीकर किसी थिएटर हॉल में घुस जाएंगे। कहाँ कहाँ जाना है, वहां की क्या क्या खुसूसियत है, कैसे जाना होगा, सबसे सस्ता और आसान रूट क्या होगा, सबका खाका उनके पास तैयार रहता। जहां जहां मैं गया वहां का कोई भी सांस्कृतिक या कला केंद्र बिना देखे वो नहीं लौटे। मैं थक जाता मगर वो नहीं थकते। कभी कभी मुझे बाहर बेंच पर बिठाकर वो म्यूजियम या किसी कला प्रदर्शनी में फिर घुस जाते और हर कक्ष का बड़ी बारीकी से निरीक्षण कर ही तृप्त होते। विदेशों में सांस्कृतिक तीर्थों को देखने की ऐसी अदम्य शक्ति उनमें भरी हुई थी कि कुछ न पूछिए। बेनीपुरी जी ने कभी किसी विश्वविद्यालय की ऊंची डिग्री हासिल न की, हाई स्कूल भी पास न थे, मगर अध्यवसाय और स्वाध्याय द्वारा उन्होंने अपनी जन्मजात प्रतिभा को इतना प्रस्फुटित कर दिया था कि विदेशी साहित्य का भी उन्हें भरपूर ज्ञान हो गया था। उनका ये चमत्कार तो नई धारा के बर्नार्ड शॉ अंक के संपादन काल में मुझे देखने को खूब मिला। बर्नार्ड शॉ जैसे महान साहित्यकार पर विशेषांक निकालना कोई खेल न था। ये मामूली हिम्मत का काम न था। अंग्रेजी साहित्य के चोटी के विद्वान भी शॉ पर कलम उठाने में हिचकते हैं, मगर बेनीपुरी जी ने अपने कुशल सहयोगी वीरेंद्र नारायण के सहयोग से उस अंक का पूरा खाका ही नहीं तैयार किया, बल्कि अंक के लेखकों को चुना और उन्हें उनके लेख का विषय भी बताया। बेनीपुरी जी में एक खास बात मैंने ये भी देखी कि विदेश में वो जिस शहर में पहुंचते वहां के मृत साहित्यकारों को श्रद्धांजलि अर्पित करने तथा जीवित साहित्यकारों से मिलने के लिए ललायत हो जाते। पेरिस में वो वॉल्टेयर, विक्टर ह्यूगो, एमिल ज़ोला, रूसो, बाल्ज़ैक, ऑस्कर वाइल्ड और अन्य मृत साहित्यकारों और मनीषियों के मज़ारों पर हमें भी साथ ले गए और उन पर फूल चढ़ाकर उनकी बगल में खड़े होकर गर्व से फोटो खिंचवाए। इन मज़ारों से निकलते तो वे बहुत देर तक ऑफ मूड रहते और कहते, बबुआ जी, आज तक सूर, तुलसी, विद्यापति, मीरा, प्रेमचंद, हरिऔध, रामचंद्र शुक्ल तथा अन्य साहित्यकारों का हमारे यहाँ कोई स्मारक नहीं बन सका, और जो है भी वो ढह ढिमला रहा है। उन्हें पूछने वाला कोई नहीं और उन तक जाने की कोई सुविधा भी नहीं। जरा पेरिस में पैंथियन को देखिए, जहां ह्यूगो, ज़ोला, वॉल्टेयर, रूसो सो रहे हैं।
कितना भव्य और सुंदर भवन है। बाल्जैक, ऑस्कर वाइल्ड इत्यादि के मज़ारों की कितनी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है कि तबीयत खुश हो जाती है। लंदन में स्टीफन स्पेंडर ने एक प्रीति भोज दिया, जहां हमें इंग्लैंड के सभी प्रमुख साहित्यकारों से मिलाया। उस रात की पार्टी के बेनीपुरी जी ही दूल्हा बन गए और साहित्यकारों से वहां की साहित्यिक गतिविधि पर बहुत रात तक बातें करते रहे। हिंदी साहित्य की ऐसी बड़ी हस्ती से मिलकर अंग्रेज साहित्यकार बहुत प्रभावित हुए और कई एक ने बेनीपुरी जी को अपने घर पर भी आमंत्रित किया। बेनीपुरी जी जिस मजलिस में जाते, उस मजलिस का आकर्षण केंद्र बन जाते और सब पर अपनी छाप छोड़कर वहां से उठते। नई धारा तो बेनीपुरी जी की मानस पुत्री है। उसकी चदरिया को उन्होंने अपनी उंगलियों से बुना है और जब तक वो जीवित रहेगी, वो उनकी विभूतियों की हामी भरती रहेगी। बेनीपुरी जी का हमारे परिवार से 50 साल का संबंध रहा। बिहार प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन के बेतिया अधिवेशन के सभापति जब हमारे पिता बनाए गए और सम्मेलन ने तय किया कि उनकी द्वितीय पुस्तक तरंग साहित्य सम्मेलन से प्रकाशित होगी, तो सन 1920 में बेनीपुरी जी सम्मेलन की ओर से सूर्यपुरा भेजे गए और उन्होंने वहां महीनों ठहरकर तरंग की प्रेस कॉपी तैयार की। उन दिनों के सूर्यपुरा का बेनीपुरी जी अक्सर जिक्र करते और उन मीठे दिनों से लेकर उनकी मृत्यु तक हमारे परिवार से उनका बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा। उनके निधन से नई धारा परिवार में जो रिक्तता आ गई है, उसकी पूर्ति निकट भविष्य में संभव नहीं। उनकी पुण्य स्मृति को शत बार नमन। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।